शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक खास चीज का इस्तेमाल कर आप उसे क्षण भर में नष्ट कर सकते हैं। मैं चाणक्यपुत्र चाणक्य, दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिकार, आज आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी चाणक्य नीतियों का इस्तेमाल कर आप अपने जीवन में मौजूद हर एक शत्रु को पल भर में हरा सकते हैं। मेरी नीतियों को जानने के लिए सुनिए मेरी ये कहानी, जब मैं मगध के कपटी और निर्दयी राजा से जा टकराया। चुप कर चाणक्य, 2 कौड़ी का शिक्षक है तू। अब तू मुझे सिखाएगा कैसे राज्य चलाना है। तेरा भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मणों की हत्या नहीं करते, वरना अब तक तेरा शीश तेरे शरीर से अलग होकर धरती पर पड़ा होता। महाराज धनानंद, ये मत भूलिए, ये राज्य जितना आपका है उतना ही हम सबका। मैं अपना कर्तव्य समझ आपसे मदद मांगने आया था। सोचा था भारत पर मंडरा रहे खतरे को आप रोक सकते हैं, लेकिन आप तो यहाँ स्त्रियों का नृत्य देखने और मदिरा पान करने में लीन हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी ये रासलीला शीघ्र ही संपूर्ण भारत का सर्वनाश कर देगी। बहुत बोल लिया तू। तुझे क्या लगता है भरी सभा में मेरा अपमान कर तू बच जाएगा? तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। ब्राह्मणों का मान सम्मान उसकी चोटी में होता है ना। सैनिकों, इस दरिद्र ब्राह्मण को इसकी चोटी से खींचते हुए बाहर ले जाओ। अगले ही पल सैनिक चाणक्य को चोटी से खींचते हुए द्वार की तरफ ले जाने लगे, लेकिन तभी चाणक्य ने उन सबको एक जोर का धक्का देकर गिरा दिया और अपनी शिखा खोलकर गुस्से में उबलते हुए बोले, धनानंद, भूल हो गई मुझसे, जो तुझ जैसे पापी से मैं भारत को बचाने की उम्मीद लगा बैठा। एक शिक्षक का, एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है तूने। इस शिखा की सौगंध मैं चाणक्यपुत्र चाणक्य तक्षशिला का आचार्य आज ये प्रण लेता हूँ कि जब तक तेरा और तेरे इस नंदवंश का सर्वनाश कर मगध की राजगद्दी पे एक योग्य राजा को ना बिठा दो, मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा, नहीं बांधूंगा, नहीं बांधूंगा। ये बोल चाणक्य वहाँ से तेजी से निकल गए। अब उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, एक ऐसे राजा को चुनना जो धनानंद की राजगद्दी छीन सके। जल्द उनकी ये तलाश पूर्ण होने वाली थी। जंगल से गुजरते समय चाणक्य को एक 14 साल का बच्चा दिखा। मैली धोती पहने और कमर में गुलेल लटकाए ये बच्चा चीते की तरह घात लगाए आगे बढ़ रहा था। ये बच्चा जंगल में अकेला क्या कर रहा है और ये क्या करने जा रहा है? चाणक्य सोच ही रहे थे कि तभी उस बच्चे ने अपनी गुलेल से हमला बोल 2 लोगों को ढेर कर दिया। ये तुमने क्या किया? इन्हें क्यों मारा? ये दोनों लुटेरे हैं और चाकू की नोक पर अक्सर यात्रियों को लूटते रहते हैं। अगर मैं इन्हें नहीं रोकता तो यात्रियों के साथ हादसा हो सकता था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। थोड़े समय बाद ये उठ जाएंगे, पर तब तक वो यात्री दूर पहुंच चुके होंगे। लेकिन तुम दावे से कैसे कह सकते हो कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी जगह मारा है जिससे वो सिर्फ मूर्छित हुए हैं, उनको कहीं चोट नहीं लगी है। ये लोग भी विवश हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि चोरी करें। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों समान हैं। चाणक्य उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। तभी चाणक्य ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन बोले, मगध का भविष्य दिख रहा है मुझे। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। धनानंद, तू अपने अहंकार में मगध की मिट्टी को भी कलंकित कर चुका है, लेकिन आज और अभी से इस कलंक को मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब समय नहीं है तेरे पास। बहुत जल्द तेरा लहू सिंचित करेगा मगध की पावन भूमि को। मेरी खोज आज पूरी हो गई। मिल गया मुझे मगध सम्राट। मगध की राजगद्दी पर अब चंद्रगुप्त बैठेगा और इसे उस राजगद्दी तक मैं पहुंचाऊंगा। चाणक्य को अपना भावी सम्राट तो मिल गया था, लेकिन उसे अपने साथ ले जाना इतना आसान भी नहीं था। दरअसल चंद्रगुप्त मन्ना नाम के एक लालची व्यापारी का गुलाम था। जब चंद्रगुप्त चाणक्य को लेकर मन्ना के पास पहुंचा, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। पूरा दिन निकाल दिया जंगल में और वो भी इतनी सी लकड़ी के लिए। कल तक इसकी 5 गुना लकड़ियां लाएगा तभी भोजन को हाथ लगाना। ये सुन चाणक्य समझ गए कि ये मन्ना धनानंद जितना ही क्रूर और निर्दयी है। तभी चाणक्य चंद्रगुप्त के बचाव में बोले, इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, इसे क्यों सजा दे रहे हैं? बल्कि इसने तो मेरी जान बचाई है। आपकी जान तो बच गई, लेकिन मेरा तो नुकसान हो गया ना। चुका दीजिए मेरे नुकसान का मूल्य और मैं दे दूंगा इसको भोजन। मूल्य आपको अवश्य मिलेगा, वो भी 100 गुना। लेकिन इसके लिए आपको इस बालक को आजाद कर मुझे सौंपना होगा। फिर मैं एक दिन आपको आपकी उम्मीद से भी ज्यादा धनवान बना दूंगा। व्यापारी हूँ, मुझे सपने ना दिखाइए तो बेहतर होगा। जिस दिन उचित धनराशि लेकर आ जाएंगे, ये क्या इससे बेहतर गुलाम दे दूंगा। वैसे क्या दिखा आपको इस नाकारा में? मगध का भविष्य, मगध का सम्राट। ये और राजा।
दिन में चलते फिरते अच्छे सपने देख लेते हैं आप। सपने देखने का अधिकार उन्हीं को होता है जो उसे पूरा करना जानता हो, और ये मैं अभी सिद्ध कर सकता हूँ। लड़ा लीजिए इस बालक को अपने किसी भी योद्धा से। ये विजयी हुआ तो मेरा शिष्य बनेगा, और अगर हार गया तो मैं भी आपका गुलाम बन जाऊंगा। ये सुन मन्ना के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने अपने सबसे ताकतवर गुलाम मायादेव को चाणक्य के सामने खड़ा कर दिया। मायादेव की विशाल कद काठी को देखकर चंद्रगुप्त घबरा गया, लेकिन तभी चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कान में धीरे से कुछ कह दिया। तभी मायादेव ने चंद्रगुप्त पर हमला बोल दिया। हालांकि चंद्रगुप्त अपनी फुर्ती दिखाते हुए बच गया। फिर कुछ देर यही चलता रहा। तभी अचानक चंद्रगुप्त ने मायादेव के घुटनों पे प्रहार किया। मायादेव को एक पल के लिए झटका लगा। इससे पहले कि वो संभलता, चंद्रगुप्त ने उसी घुटने पर जोरदार दूसरा प्रहार किया। अब मायादेव का भारी भरकम वजन ही उसका दुश्मन बनने लगा। उसे चलने में दिक्कत होने लगी। अब चंद्रगुप्त अपना अगला प्रहार करता, तभी मन्ना गुस्से से चिल्ला पड़ा। बेवकूफ मायादेव, क्या कर रहा है? अगर तू चंद्रगुप्त से हार गया तो तेरी खैर नहीं। मन्ना के चिल्लाने से चंद्रगुप्त का ध्यान एक पल के लिए भटक गया। तभी मायादेव ने इसका लाभ उठाया और चंद्रगुप्त को अपने चंगुल में फंसाकर दूर हवा में उछाल फेंका। चंद्रगुप्त जमीन पर धड़ाम से जाकर गिरा। ये देख चाणक्य थोड़े निराश हो गए, जबकि मन्ना और वहाँ उपस्थित सभी गुलाम उत्साहित होकर शोर मचाने लगे। इसी शोर में चंद्रगुप्त को एक दबी सी चीख सुनाई दी और वो तुरंत वहाँ से भाग निकला। ये देख मन्ना चिल्लाया, वो देखो आचार्य, भाग गया तुम्हारा राजा। अब हाथों में कमंडल नहीं, बेड़िया पहनने के लिए तैयार हो जाओ। हालांकि चाणक्य समझ गए चंद्रगुप्त डर से नहीं बल्कि किसी ठोस कारण से वहाँ भागा है। तभी एक गुलाम दौड़ता हुआ आया। मालिक, मालिक, आपकी पत्नी, उसे गौशाला में आदमखोर तेंदुए ने घेर लिया है। उसके प्राण संकट में है, जल्दी चलिए। ये सुन मन्ना हड़बड़ाहट में गौशाला की तरफ भागा। चाणक्य और बाकी लोग भी उसके पीछे चल पड़े। गौशाला के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। अंदर से मन्ना की पत्नी की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बचाओ, कोई तो बचाओ, ये आदमखोर मुझे मार देगा। ये चीख सभी के कानों में पड़ रही थी, लेकिन अंदर जाने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी। उधर गौशाला के अंदर तेंदुआ मन्ना की पत्नी पर हमला करने ही वाला था कि तभी हवा को चीरता हुआ एक झोंका आया और उस तेंदुए के पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुसेड़ दिया। देखते ही देखते वो तेंदुआ अपनी अंतिम सांस गिनने लगा। तभी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर चुकी मन्ना की पत्नी के कानों में एक आवाज गूंजी, माई, अब आप सुरक्षित हो, मैंने तेंदुए को मार दिया है। जब मन्ना की पत्नी ने अपनी आंखें खोली तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसके सामने चंद्रगुप्त खड़ा था। आज एक गुलाम की वजह से मन्ना की पत्नी का जीवन बच गया था। जब मन्ना और बाकियों ने चंद्रगुप्त की इस वीरता को देखा तो वो हैरान रह गए। जिस चंद्रगुप्त को सभी कमजोर बालक समझते थे, आज उसने ऐसा कारनामा करके दिखाया जो बड़े से बड़े सूरमा भी न कर पाए। तभी चाणक्य बोले, शारीरिक बनावट किसी की वीरता का प्रमाण कभी नहीं होती। साहस भीतर से जन्म लेता है। युद्ध केवल ताकत से ही नहीं, बुद्धि से भी लड़ा जाता है। जब इंसान के पास ताकत की कमी हो तो बुद्धि उसका शस्त्र बनती है। चाणक्य की बात सुन मन्ना देव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चाणक्य से माफी मांगी, चंद्रगुप्त को आजाद कर चाणक्य को सौंप दिया। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर वहाँ से चल तो पड़े, लेकिन वो तक्षशिला जाने की बजाय मगध की ओर चल पड़े। इस दौरान उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उमड़ पड़ी, जिन्हें देख चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या हुआ आचार्य, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? मेरी पत्नी इस समय मगध में है। मेरा उनसे मिलना आवश्यक है, लेकिन एक समस्या है। अगर मगध के सैनिकों ने मुझे पहचान लिया तो मृत्यु निश्चित है। मृत्यु? लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने मगध के राजा धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंकने की धमकी दी थी। लेकिन मुझे अपनी नहीं, मेरी पत्नी यशोधरा की चिंता है। अगर सैनिकों को मेरी पत्नी के बारे में पता चल गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ ही देर में चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर मगध की सीमा पर जा पहुँचे, लेकिन वहाँ गेट पर खड़ी सुरक्षा को देखकर उनके पैर थम गए। धनानंद के सैनिक अपने हाथों में तलवार लिए अंदर जाने वाले हर शख्स की कड़ी पूछताछ कर रहे थे। आचार्य, यहाँ तो बहुत कड़ी सुरक्षा है, इनसे लड़े बगैर अंदर प्रवेश करना मुश्किल है। शस्त्र उठाना हर समस्या का हल नहीं होता चंद्रगुप्त। जब मुसीबत बुद्धिमानी से हल होने वाली हो तो शस्त्र उठाना मूर्खता है। इतना कहकर चाणक्य ने वहाँ पास में ही दिख रही कुछ जड़ी बूटियों को पीसकर उनका लेप तैयार किया और एक वैद्य का भेष धारण कर चंद्रगुप्त को साथ लेकर
मुख्य द्वार की तरफ बढ़ गए। इससे पहले कि वो सैनिक चाणक्य से कोई प्रश्न करता, उन्होंने उसके सामने लेप रखा देख उसे नमन किया। आप मुझसे कोई भी प्रश्न करें, इससे पहले मेरी आपसे विनती है, अपने हाथ पर हो रहे इस घाव पर ये लेप लगा दें। मेरी चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा कह रही है कि अगर इस घाव का जल्द ही उपचार नहीं किया गया तो ये घातक बन सकता है। आप एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हैं और एक आचार्य होने के नाते मेरा प्रथम दायित्व है मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे सैनिक की हर संभव सहायता करना। चाणक्य की बात सुन वो सैनिक एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन उनकी आंखों में झलक रहे सत्य और करुणा के भाव को देख उसने बगैर कोई प्रश्न किए चाणक्य को धन्यवाद किया और उन्हें प्रवेश करने की अनुमति भी दे दी। जल्द चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ अपने घर पहुंच गए। जब यशोधरा ने चाणक्य को अपने सामने अचानक खड़ा पाया तो वो खुशी से पागल हो गई। चाणक्य भी अपनी पत्नी को सकुशल देख खुश हुए। आप कहाँ थे आप? मैं कितनी चिंतित थी। कहाँ चले गए थे आप? और ये बच्चा ये आपके साथ है? यशोधरा ने अचानक से कई प्रश्नों की बाढ़ सी लगा दी। चाणक्य ने भी सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए धनानंद के दरबार में हुए अपमान से लेकर चंद्रगुप्त के मिलने तक की कहानी विस्तार से सुना दी। फिर अंत में बोले, यशोधरा, मुझे लगता है कि ज्योतिष माधवाचार्य की भविष्यवाणी सच होने वाली है। मैं राजा तो नहीं बना, लेकिन मैंने इस बालक को राजा बनाने का प्रण जरूर लिया है और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। मुझे विश्वास है कि इस खुली शिखा को बांधने का मौका आपको अति शीघ्र मिलेगा। यशोधरा अपने पति को अच्छे से जानती थी। अगर वो किसी चीज को ठान लेते थे तो उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। रात को जब यशोधरा भोजन की तैयारी कर रही थी तभी चाणक्य रसोई में आए। उनके हाथ में एक प्याले में रखा गाढ़ा सा पदार्थ था, जिसे देखकर यशोधरा ने उत्सुकता से पूछा, ये कैसी औषधि लेकर आए हैं आप? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये औषधि नहीं, विष है। विष? लेकिन ये किसके लिए है स्वामी? यह चंद्रगुप्त के लिए है। इसे तुम भोजन में मिलाकर चंद्रगुप्त को खिला देना। एक बालक को जहर देने की बात जानकर यशोधरा के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चाणक्य ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो एक छोटे से बालक को इतना घातक जहर देने की बात क्यों कर रहे हैं? विष चंद्रगुप्त के लिए? स्वामी ये क्या कह रहे हैं आप? आप उसे विष देकर मारना क्यों चाहते हैं? तुमसे जितना कहा है उतना करो यशोधरा। ये विष ही चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाएगा। तो अब आगे क्या होगा? ऐसा क्या चल रहा है चाणक्य के दिमाग में? क्यों वो अपने ही चुने राजा को विष देना चाहते हैं? कैसे ये विष चंद्रगुप्त को बनाएगा मगध का नया सम्राट? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुनिए आचार्य चाणक्य की चौंकाने वाली नीतियाँ, जिन्हें सुनकर बदल जाएगी आपकी लाइफ।